हेलो जी, आई एम ऑडिबल और विजिबल। कंफर्म कीजिए कि मेरी आवाज आ रही है। फिर हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं। एक बारी कंफर्म कर दीजिए, फिर हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं। मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? चलिए जल्दी से कंफर्म कर दीजिए, फिर कंटिन्यू करते हैं। ऑडियो वीडियो प्रॉपर क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, ओके, थैंक यू। सो जो हम आज के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है कि माइटोसिस का पार्ट 2, सॉरी, जो आज हमारा जो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का पार्ट 2 हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे आज जो हम पढ़ेंगे दैट इज माइटोसिस। ठीक है, चलिए, ओके। सो कोई बीच में कोई प्रॉब्लम हो तो बतला दीजिएगा। चलिए आ जाइए पहले नोट पे, फिर हम स्टार्ट करते हैं। सो हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, कैसे आप सब? होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे ना। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। सो बिना देरी के हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का अगला पार्ट। ठीक है, तो सॉरी, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का अगला पार्ट। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने जो चैप्टर अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, हमने कल सेल साइकिल के बारे में पढ़ा था कि सेल साइकिल क्या होता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में सेल साइकिल कितने टाइम का होता है, कितने ड्यूरेशन का होता है, जिसमें मैंने बतलाया हुआ था कि ह्यूमन सेल्स में वो 24 आवर्स का होता है। वही यदि बात करें हम कि यीस्ट में तो 90 मिनट्स का होता है। यदि हम बात करें बैक्टीरिया की तो बैक्टीरिया में 20 मिनट का होता है, यानी कि 20 मिनट्स का होता है। उसके बाद हम आए थे पूरे साइकिल वाले पे, जिसमें सेल के बारे सेल का पूरा साइकिल बतलाया गया था। तो उसमें मैंने आप लोगों को बतलाया हुआ था कि जो सेल साइकिल होता है, उस सेल साइकिल में दो फेज होते हैं। एक होता है इंटरफेज और दूसरा होता है एम फेज, जिसको बोलते हैं माइटोसिस फेज। ठीक, इंटरफेज में मैंने बतलाया हुआ था, इंटरफेज को बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज, क्योंकि इंटरफेज में ही सेल प्रिपेयर होता है डिवीजन के लिए। ठीक है जी, इंटरफेज में ही सेल प्रिपेयर होता है डिवीजन के लिए, जिससे कि अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से प्रॉपर डिवीजन करके नया नया सेल्स को बना सके। ठीक, तो उस इंटरफेज में मैंने बतलाया हुआ था कि इंटरफेज टोटल 95% टाइम लेता है, और इंटरफेज में 3 फेजेस आते हैं, जिसका नाम था G1 फेज यानी कि गैप 1 फेज, और गैप 1 को फेज को ही बोलते हैं एंटी फेज। उसके बाद मैंने बतलाया हुआ था कि जो G1 फेज यानी कि गैप 1 फेज है, उसी में जो सेल का प्रोटीन और आरएनए का सिंथेसिस होता है, साथ ही साथ सेल ग्रोथ भी उस फेज में होता है। अगला आया हुआ था एस फेज, जिसमें मैंने बताया हुआ था एस मीन सिंथेसिस फेज, जिस फेज में डीएनए का सिंथेसिस होता है और उसका रेप्लिकेशन भी होता है। यानी कि डीएनए का सिंथेसिस का मतलब डीएनए अपना डीएनए बनाता भी है, और डीएनए का निर्माण भी होता है, और साथ ही साथ वो अपनी संख्या को भी बढ़ाता है। क्लियर? तो यहां तक हमने बात कर ली हुई थी। उसके बाद हमने बतलाया हुआ था कि जो G2 फेज होता है, जो चीजें G1 फेज में हो रही थी वो यहाँ पे कंटिन्यू रहता है। जैसे सेल ग्रोथ G2 फेज में कंटिन्यू रहता है, साथ ही साथ आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस भी G2 फेज में कंटिन्यू रहता है। साथ ही साथ मैंने आप लोग को ये भी बतलाया हुआ था कि G2 फेज के एंड होते होते तक सेल प्रिपेयर हो जाता है, यानी कि G2 फेज के लास्ट में ही क्या होता है, फाइनल प्रिपरेशन फॉर डिवीजन। तो जो 95% टाइम लगता है वो सेल के प्रिपरेशन में लगता है, जिस फेज को बोलते हैं इंटरफेज। उसके बाद ओनली 5% टाइम लेने वाला जो फेज था दैट इज एम फेज, यानी कि माइटोसिस फेज। और उस माइटोसिस फेज में मैंने आप लोगों को बतलाया हुआ था, यदि हम बात करें माइटोसिस फेज की, तो माइटोसिस फेज में मैंने आप लोगों को बतलाया हुआ था कि इसमें दो चीजें होती है। एक होता है कैरियोकाइनेसिस, राइट, एक होता है कैरियोकाइनेसिस, और उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस। ठीक है जी, एक होता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। जहां पे मैंने बतलाया हुआ था कि ये जो कैरियो है,
कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है बॉस, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, एंड काइनेसिस मीन्स होता है डिवीजन, यानी कि कैरियोकाइनेसिस के अंदर क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस के अंदर होता है न्यूक्लियर डिवीजन, यानी कि सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है। इस कैरियोकाइनेसिस के अंदर 4 फेजेस होते हैं, ठीक है बॉस, इसके अंदर टोटल 4 फेजेस होते हैं। एक होता है प्रोफेज, दूसरा होता है मेटाफेज, तीसरा होता है एनाफेज, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज टीलोफेज। क्लियर? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो इसी के बारे में हम आज डिटेल में जानेंगे कि इन फेजेस में क्या क्या चीजें होती है। क्लियर? और जब न्यूक्लियर डिवीजन हो जाएगा उसके बाद होगा साइटोकाइनेसिस। साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म एंड काइनेसिस मीन्स डिवीजन, यानी कि साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, और फाइनली साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर के एक से 2 सेल बना लेता है। ऐसे ही होता है सेल का डिवीजन। तो आज के हम पीपीटी में, आज के लेक्चर में हम उसी चीज को डीप में पढ़ने वाले हैं और अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, दैट इज माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस। तो देखिए, यदि हम बात करें माइटोसिस के, तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं माइटोसिस के बारे में। यहां तक वीडियो तो लैग नहीं कर रही ना, सारा ओके है ना, ऑडियो वीडियो प्रॉपर क्लियर आ रही है, वीडियो लैग तो नहीं कर रही, बतला दीजिए, फिर हम कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। वीडियो लैग तो नहीं हो रही ना? चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो माइटोसिस, अब देखिए, सबसे पहले जो हम आज के लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा आज का टॉपिक, दैट इज माइटोसिस। ठीक है जी, देखिए, इट इज द सेल डिवीजन अकरिंग इन सोमैटिक सेल, यानी कि ये माइटोसिस क्या है, जो माइटोसिस जो सेल माइटोसिस के द्वारा जो सेल डिवीजन होता है, किसमें, डिप्लॉयड सेल्स में, इसी को बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोग को बतलाया भी हुआ था, मैंने आप लोग को बतलाया था कि आगे आने वाले क्लास में 2 चीजें पढ़ाऊंगा, एक होगा माइटोसिस और एक होगा मियोसिस। ठीक है बॉस, एक होगा माइटोसिस और एक होगा मियोसिस। ठीक है, तो मियोसिस की बात हम यहाँ पे करेंगे नहीं, यहाँ पे हम सिर्फ यदि माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस के द्वारा क्या होता है, डिप्लॉयड सेल में माइटोसिस होगा, और जब डिप्लॉयड सेल में माइटोसिस होगा तो जो सेल बनेंगे वो भी कैसे होंगे, वो भी होंगे डिप्लॉयड। दो जो स्ट्रक्चर बनेंगे, ये 2 स्ट्रक्चर भी कैसे होंगे, ये भी 2 स्ट्रक्चर होंगे डिप्लॉयड। क्योंकि ऊपर में भी डिप्लॉयड ही है और नीचे में भी डिप्लॉयड ही है, इसीलिए माइटोसिस का दूसरा नाम होता है इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, इसीलिए माइटोसिस का दूसरा नाम होता है इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो क्या होता है, इक्वल रहता है पेरेंट में और प्रोजेनी में, यानी कि गार्जियन में और उनके बच्चे में। तो देखिए, पेरेंट में भी डिप्लॉयड ही है और उनके बच्चे में भी डिप्लॉयड ही है, इसीलिए इस माइटोसिस को बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, अब देखिए, माइटोसिस इज जनरली सीन इन डिप्लॉयड सेल। अभी मैंने बतला दिया कि माइटोसिस जो होते हैं वो डिप्लॉयड सेल में ही ज्यादातर देखे जाते हैं जनरली। कभी कभार ये हैप्लॉयड सेल्स में भी देखे जाते हैं, लेकिन हैप्लॉयड सेल्स किसके, तो सम लोअर प्लांट, जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं और कुछ इंसेक्ट, इसमें क्या होता है, इसमें हैप्लॉयड में ही माइटोसिस होता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक, इट इन्वॉल्व्स मेजर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट। ये क्या करता है, सेल के सभी कंपोनेंट का एक मेजर ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि एक इंपॉर्टेंट कार्य है, एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जिसका नाम है माइटोसिस। ठीक है जी, जिसका नाम है माइटोसिस। तो मैंने अभी अभी बतलाया कि यदि हम बात करें माइटोसिस की फेज की, यदि हम माइटोसिस में प्रोसेस की बात करें तो माइटोसिस में 2 चीजें होती हैं। सबसे पहला होता है कैरियोकाइनेसिस,
ठीक है, सबसे पहला होता है कैरियोकाइनेसिस, और दूसरे की यदि बात करेंगे तो दूसरे को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। ठीक है, जो सबसे पहला होता है उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, जिसमें न्यूक्लियर डिवीजन होता है, और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस, जिसमें साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। क्लियर? तो देखिए, माइटोसिस के यदि कैरियोकाइनेसिस की बात करेंगे, ठीक है जी, क्योंकि माइटोसिस के अंदर दो प्रोसेस होता है, माइटोसिस के अंदर दो प्रोसेस होता है। एक प्रोसेस को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन, और दूसरे प्रोसेस को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो जब हम सबसे पहले देखेंगे माइटोसिस के कैरियोकाइनेसिस की, तो माइटोसिस के कैरियोकाइनेसिस के अंदर टोटल 4 फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, जो कैरियोकाइनेसिस की हम बात करेंगे तो कैरियोकाइनेसिस के अंदर ये 4 फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और सबसे लास्ट में जिसका नाम है टीलोफेज। ठीक है जी। अब एक एक के बारे में चलते हैं, एक एक के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला फेज कौन सा था भाई? तो सबसे पहला फेज था प्रोफेज। तो हम चलते हैं एंड सबसे पहले पढ़ते हैं प्रोफेज के बारे में। ठीक है बॉस, सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रोफेज के बारे में। तो देखिए, इट इज द लॉन्गेस्ट फेज इन माइटोसिस। सबसे पहला पॉइंट, अच्छा क्वेश्चन और सबसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहां से आ गया कि माइटोसिस के प्रोसेस में सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है? माइटोसिस के प्रोसेस में सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है? तो वो होता है प्रोफेज। यदि आपसे कोई पूछे कि माइटोसिस के प्रोसेस में सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है, तो वो होता है प्रोफेज। इट फॉलोज द S and G2 फेज ऑफ इंटरफेज। ये किसको फॉलो करता है? ये इंटरफेज के S फेज और G2 फेज को फॉलो करता है, क्योंकि उसी के बाद तो माइटोसिस आ रहा है, और माइटोसिस में सबसे पहला ही क्या है? प्रोफेज। इन द S and G2 फेज डीएनए मॉलिक्यूल्स आर इंटरवेंट, यानी कि यदि एस फेज और जी2 फेज की बात करें तो इन्हीं फेज में क्या होता है? डीएनए का फॉर्मेशन होता है और डीएनए इंटरवेंट यानी कि आपस में मिलते हैं। क्लियर? अब अगला देखिए, यदि हम प्रोफेज इवेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ठीक है, यदि हम प्रोफेज इवेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? पहला देखिए, क्रोमोसोमल मटेरियल यानी कि क्रोमैटिन फाइबर आर अनटेंगल्ड एंड कंडेंस टू फॉर्म माइटोटिक क्रोमोसोम। देखिए, प्रोफेज में हम बात करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा कि प्रोफेज में दो फेज को थोड़ा सा हम ले लेते हैं। ठीक है, प्रोफेज में इन्होंने लिख दिया है हमारे एनसीईआरटी भाई साहब ने कि प्रोफेज में दो चीजें, एक अर्ली प्रोफेज और एक लेट प्रोफेज। ठीक है बॉस, एक अर्ली प्रोफेज और एक लेट प्रोफेज। देखिए, ये रहा अर्ली प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस के अंदर जो ये क्रोमैटिन फाइबर है ना, ये क्रोमैटिन फाइबर आपस में पास आने की कोशिश करते हैं, कंडेंस होने की कोशिश करते हैं, वहां पे दिख रहा होगा। और यदि हम बात करेंगे लेट प्रोफेज में, तो लेट प्रोफेज में क्या होता है कि क्रोमैटिन फाइबर आपस में मिलकर के क्रोमोसोम बना लेते हैं, दिख रहा होगा ये दो दो साथ में। ठीक है, तो वही यहां पे बोल रहा है कि क्रोमोसोमल मटेरियल यानी कि क्रोमोसोम का मटेरियल यानी कि क्रोमैटिन फाइबर, ठीक है, ये क्या करते हैं? कंडेंस होने की कोशिश करते हैं और कंडेंस होकर के क्रोमोसोम बनाने की कोशिश करते हैं और क्रोमोसोम बनाते हैं। दे आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ टू क्रोमेटिड। ठीक है,
ये बोल रहा है कि ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये दो क्रोमेटिड से बने हुए होते हैं। ऑब्वियस सी बात है भाई, ये क्या रहा, ये मान लीजिए क्रोमोसोम है, तो ये क्या है, दो क्रोमेटिड से बना हुआ है ना, एक और दूसरा। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये दो क्रोमेटिड के बने हुए होते हैं, और ये जुड़े हुए होते हैं किसके द्वारा, सेंट्रोमियर के द्वारा। ये देखिए बॉस, मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया, ये क्या है, ये है क्रोमोसोम, ये है क्रोमोसोम। और इसमें यदि हम बात करें इसकी, ये दोनों, तो ये क्या है, ये है क्रोमेटिड। क्या है बॉस, क्रोमेटिड। और जो सबसे बीच में होता है इसी को बोलते हैं सेंट्रोमियर। तो वही बोल रहा है कि जो इनके दोनों क्रोमेटिड हैं ये सेंट्रोमियर्स के द्वारा अटैच्ड होते हैं। ठीक, अब देखिए इसी फेज में क्या होता है, प्रोफेज में ही क्या होता है, सेंट्रोसोम्स बिगिन टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। जो सेंट्रोसोम होते हैं वो अपोजिट पोल, अपोजिट पोल का मतलब क्या हुआ, एक पोल इधर और एक पोल इधर। तो क्या होंगे कि जो सेंट्रोसोम होते हैं इसी फेज में, सेंट्रोसोम सेंट्रियोल मैंने बतलाया हुआ था पिछले वाले चैप्टर में। तो जो सेंट्रोसोम होते हैं वो अपोजिट पोल पे, एक इधर की ओर आएगा तो एक उसका ठीक उल्टा उसके अपोजिट की ओर आएगा, कौन, सेंट्रोसोम। ठीक है, ईच सेंट्रोसोम रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल कॉल्ड एस्टर। और वही सेंट्रोसोम क्या होंगे, आगे चल करके बनाएंगे क्या, एस्टर्स। ठीक है, एंड द टू एस्टर्स together two esters together with spindle fiber form mitotic apparatus। ये आपको फोटो के द्वारा क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यही जो बोल रहा था, ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला जो दिख रहा है इसी को क्या बोलते हैं, एस्टर। ठीक है बॉस, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, इसी को बोलते हैं एस्टर। और एस्टर से जो ये निकला हुआ है दैट इज स्पिंडल फाइबर। ठीक है, एस्टर से जो इस तरीके से निकला हुआ है दैट इज स्पिंडल फाइबर। तो वही यहाँ पे आपको इस लाइन में वो कहना चाह रहा था कि जो दो एस्टर होते हैं वो स्पिंडल फाइबर के साथ मिलकर के बनाते हैं क्या, माइटोटिक एपरेटस। ठीक है, तो मैंने क्या बतलाया कि प्रोफेज में दो फेज आते हैं, अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में क्या होगा कि जो क्रोमेटिन होते हैं ये क्रोमेटिन आपस में कंडेंस होने की कोशिश करते हैं, मिलने की कोशिश करते हैं, और लेट प्रोफेज के आते आते तक ये मिल जाते हैं और ये बना लेते हैं क्रोमोसोम, और वो जुड़े हुए होते हैं सेंट्रोमियर के द्वारा। ठीक, cells at the end of prophase do not show Golgi complex, endoplasmic reticulum, nucleus and nuclear envelope, and this is the PYQ of NEET। ठीक है, ये नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। वो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है। क्या क्वेश्चन पूछता है कि भैया प्रोफेज के लास्ट में वो ऐसे पूछेगा कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवेलप किस फेज के दौरान गायब हो जाते हैं, तो वो प्रोफेज के दौरान क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो अब जब हो गया एक फेज यानी कि हमारा हो गया प्रोफेज, अब क्या होगा भाई, अब होगा मेटाफेज आएगा। ठीक है बॉस, अब आएगा मेटाफेज। 1 मिनट का आप लोग को ब्रेक दे देता हूं। ठीक है, जरा पानी पी के आता हूं, बस 1 मिनट।
हाँ दोस्त आ जाइए। चलिए, आवाज आ रही है मेरी? कंफर्म कर दीजिए। हाँ दोस्त आ जाइए। चलिए, आवाज आ रही है मेरी? चलिए, बहुत बढ़िया। ओके, सो देखिए, एक हमने पढ़ लिया प्रोफेज। अब दूसरे पे आते हैं जिसका नाम है मेटाफेज। जो दूसरा फेज है दैट इज मेटाफेज। अब मेटाफेज क्या कहता है, देखिए, द न्यूक्लियर एनवेलप कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट। वहां पे अदर चीजें गायब हो रही थी, अब यहां पे क्या होगा मेटाफेज में, न्यूक्लियर एनवेलप भी पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप भी पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। अब जब न्यूक्लियर एनवेलप ही गायब हो जाएगा, मान लो कि आप घर में सोए हुए हो, पता चले कि घर ही गायब हो गया, इसका मतलब आप कहां पे सोए हुए हो, आप बाहर में सोए हो, आप घर में नहीं सोए हो। सेम वैसे ही जब न्यूक्लियर एनवेलप ही गायब हो जाएगा, जब न्यूक्लियस का कवरिंग लेयर ही गायब हो जाएगा, तब क्या होगा, तब उसके अंदर की जो चीजें हैं वो कहां पे बिखर जाएगी, वो साइटोप्लाज्म में बिखर जाएगी। वो क्या होगी, वो सेल के साइटोप्लाज्म में वो बिखर जाएगी। क्लियर? क्रोमोसोम कंडेंसेशन इज कंप्लीटेड। जो क्रोमोसोम के कंडेंसेशन की बात करेंगे तो वहां पे क्या हो रहा था, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन हो रहा था, यहां पे वो कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, यहां से एक और पीवाईक्यू जो कि पूछा हुआ है नीट एंड एआईपीएमटी के पेपर में, ठीक है बॉस, वो क्या है क्वेश्चन और वो क्या पूछा गया है, अब इस पे गौर कीजिए। देखिए, यहां पे बोल क्या रहा है कि यदि हम बात करें क्रोमोसोम की, ठीक है, तो क्रोमोसोम को हम किस फेज के अंदर आसानी से हम इसको देख सकते हैं, इसकी स्टडी कर सकते हैं। यानी कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को हम किस फेज में आसानी से स्टडी कर सकते हैं, तो वो फेज कौन सा होगा, वो फेज होगा मेटाफेज। ठीक है, यदि हम बात करें कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को हम किस फेज में आसानी से देख सकते हैं, तो वो होगा मेटाफेज, और उसी के पास दो सिस्टर क्रोमेटिड भी प्रेजेंट होंगे। ठीक, क्रोमोसोम कम टू लाई एट द इक्वेटर। जो क्रोमोसोम होगा वो इक्वेटर पे लाई करेगा। देख रहे हो, सारे के सारे कहां पे लाई कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो गए, यहाँ पे वहां पे मैंने क्या बतलाया हुआ था कि वहां पे एस्टर्स और स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, वहां पे एस्टर्स और स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है। जब एस्टर्स और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाता है तो इस वाले मेटाफेज में क्या होगा, वो जो स्पिंडल फाइबर हैं दोनों साइड से क्रोमोसोम को अटैच कर लेंगे। अब ये क्रोमोसोम क्या होगा, ये क्रोमोसोम आ जाएगा इक्वेटर पे, यानी कि बिल्कुल एक रो में आ जाएगा। दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, बिल्कुल एक रो में आ रहा है, और इसी को बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेट। ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेट। ठीक, इसी को बोलेंगे इक्वेटोरियल प्लेट, और उसी का दूसरा नाम है मेटाफेज प्लेट। अब देखिए, द स्पिंडल फाइबर फ्रॉम बोथ पोल्स आर कनेक्टेड टू क्रोमेटिड बाय देयर काइनेटोकोर इन द सेंट्रोमियर। यानी कि जो अभी अभी मैंने बतलाया कि एस्टर्स के जो स्पिंडल फाइबर हैं, ये जो स्पिंडल फाइबर इस तरीके से निकले हुए हैं दोनों पोल के, ये क्या करेंगे, सेंट्रोमियर के काइनेटोकोर को पकड़ लेंगे। दिख रहा है आपको, इधर से भी पकड़े हुए हैं, 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 इधर से भी पकड़े हुए हैं। तो वो क्या होंगे, जो क्रोमोसोम का जो काइनेटोकोर होगा, क्रोमोसोम के काइनेटोकोर को एक पोल से और दूसरे पोल से, दोनों ही पोल से उसको क्या करेंगे, पकड़े हुए रहेंगे। ठीक, उसके बाद आएंगे किस फेज में, तो उसके बाद आएंगे तीसरा फेज जिसका नाम है एनाफेज। ठीक है बॉस, तीसरा फेज जिसका नाम है एनाफेज। और याद रखिएगा ये भी एक अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। वो क्या है, तो वो ये है कि माइटोसिस का
सबसे शॉर्टेस्ट फेज कौन सा है? माइटोसिस का सबसे छोटा सा फेज कौन सा है? माइटोसिस का सबसे छोटू सा फेज कौन सा है? दैट इज एनाफेज। ठीक है, कौन सा फेज है? एनाफेज। इस फेज में क्या होता है, वहां पे क्या किए हुए थे, एक क्रोमोसोम के जो दो क्रोमेटिड हैं, उनके सेंट्रोमियर को उधर का भी पोल पकड़ा हुआ था, उधर के भी एस्टर और स्पिंडल फाइबर पकड़े हुए थे, और इधर से भी। लेकिन यहाँ पे दिख रहा होगा, अब जैसे मान लो बीच में कोई चीज है, ठीक है, मान लो कि ये रहा बीच में सामान, ठीक है। अब बीच में जब ये मान लो ये सामान है, अब क्या होगा, अब दोनों में झगड़ा हो रहा है, एक पोल से ये पोल भी खींच रहा है और इधर से ये पोल भी खींच रहा है। अब क्या होगा, खींचते खींचते आधा वो खींच लेगा और आधा ये खींच लेगा। तो सेम यहाँ पे भी होता है, सेम इस फेज में भी होता है। ये देखिए, इधर के एस्टर स्पिंडल फाइबर ने आधा को खींच लिया और इधर के एस्टर स्पिंडल फाइबर ने आधे को खींच लिया। क्लियर? तो देखिए इस फेज में और क्या क्या होता है। Centromere of each chromosome divides longitudinally, resulting in the formation of two daughter chromatid। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि उनका जो सेंट्रोमियर है वो डिवाइड हो रहा है, और डिवाइड होकर के दो क्या बना रहा है, दो बना रहा है क्रोमेटिड। क्योंकि क्रोमोसोम दो क्रोमेटिड के भी तो दो क्रोमेटिड के ही तो बने हुए होते हैं। एज द स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट, जैसे जैसे स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वो क्या करेगा, क्रोमेटिड को अपने पोल की ओर खींचेगा। देखिए इस वाले फेज में क्या हो रहा है, यानी कि एना फेज में ही सबसे पहले क्या होता है, एना फेज में ही यदि हम बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये क्या हो रहा है, पहले तो सिर्फ इसको, एक जो एस्टर था स्पिंडल फाइबर, आधा क्रोमेटिड को इधर लिया और आधा ये वाला खींच लिया। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होगा, वैसे वैसे क्या करेगा, वो उसको अपने पोल की ओर खींच लेगा और इधर वाला इसको अपने पोल की ओर खींच लेगा। क्लियर? अब आएगा सबसे लास्ट में कौन सा फेज, अब सबसे लास्ट में आएगा जिसका नाम होगा टीलोफेज। अब इस टीलोफेज में क्या होता है, क्योंकि मैंने क्या बतलाया हुआ था, जो कैरियोकाइनेसिस है, कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन, और कैरियोकाइनेसिस में 4 फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो प्रोफेज बतला दिए, मेटाफेज बतला दिए, एनाफेज बतला दिए, अब चौथा आए किस पे, टीलोफेज पे। तो जाहिर सी बात है कि टीलोफेज में क्या होगा, टीलोफेज में फाइनली क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, न्यूक्लियस अलग हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए, क्रोमोसोम्स क्लस्टर एट अपोजिट पोल एंड अनकॉइल इनटू क्रोमेटिन फाइबर। अब क्या होगा, वो क्रोमेटिन फाइबर में अलग अलग हो जाएगा। देखिए जो क्रोमेटिन से बनाया था क्रोमोसोम, अब फिर से क्रोमोसोम से बना लिया क्या, क्रोमेटिन बना लेगा। न्यूक्लियर एनवेलप असेंबल अराउंड द क्रोमेटिन फाइबर, वहां पे न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो गया था, यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप फिर से प्रकट हो जाएगा। दिख रहा होगा आपको, ये रहा न्यूक्लियर एनवेलप प्रकट हो गया। न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो वहां पे गायब हो गए थे, यहाँ पे क्या होंगे, वो फिर से रीअपियर हो जाएंगे। जो स्पिंडल फाइबर वहां पे गायब हो गया था, वो भी यहाँ पे, सॉरी, जो स्पिंडल फाइबर वहां पे दिख रहा था, अपीयर हो रहा था, वो भी अब धीरे धीरे दिख रहा है यहाँ पे गायब हो रहा है। इसमें दिख रहा है, थोड़ा बहुत दिख भी रहा है, उसमें तो पूरा का पूरा ऐसा लग रहा है कि गायब हो गया। और ऐसे ही करते हुए क्या हो जाता है, न्यूक्लियस का डिवीजन। और देखिए पहले था एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस, अब कितना हो गया, एक सेल एक ही है, लेकिन न्यूक्लियस क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब सबसे लास्ट में क्या होगा, सबसे लास्ट में होगा साइटोकाइनेसिस, मतलब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो अब क्या होगा, इट इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये क्या है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन है, जिसके दौरान एक सेल दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए पहले ये है एक ही सेल, अब कितना बना लिया, 2 सेल।
तो जो नया सेल जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डॉटर सेल, ठीक है। और साइटोकाइनेसिस टीलोफेज के टाइम से ही स्टार्ट हो जाता है अल्टीमेटली कहा जाए तो, ठीक है। तो ये है आपका साइटोकाइनेसिस। अब देखिए यहां पे मैंने क्या बतलाया कि साइटोकाइनेसिस में क्या होता है। साइटोकाइनेसिस में पहले उधर कैरियोकाइनेसिस में जो चारों फेज थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, उसके दौरान न्यूक्लियस डिवाइड हो गए। अब साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड होंगे और एक सेल दो सेल बना लेंगे। यदि हम बात करें एनिमल सेल की, ओके, यदि हम बात करें एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल में अलग मेथड से ये डिवाइड होते हैं और प्लांट सेल में अलग मेथड से। यदि हम एनिमल सेल की बात करें तो इसमें होता है फरो मेथड, ठीक है। एनिमल सेल में याद रखिएगा, एनिमल सेल में होता है फरो मेथड, ठीक है। एनिमल सेल में होता है फरो मेथड। फरो मेथड में क्या होता है कि इसके बीच में फरो का निर्माण हो जाता है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेंटर की ओर बिल्कुल। और देखिए सेंटर की ओर बिल्कुल डिवाइड होकर के धीरे धीरे अपना स्पेस कम कर रहा है सेंटर से और फिर फाइनली डिवाइड हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखता है, अ क्लीवेज फरो इज अपीयर्ड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें ऐसा दिखेगा ये वाला कि ये क्या हो रहा है, फरो का निर्माण यहाँ पे हो रहा है, यानी कि डिवीजन यहाँ पे हो रहा है। इट ग्रेजुअली डिपेन, यानी कि धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे स्पेस धीरे धीरे और कम होगा, धीरे धीरे और पास आते चलेंगे और क्या होगा, एंड ज्वाइनिंग इन द सेंटर डिवाइडिंग द साइटोप्लाज्म इनटू टू। और जो एकदम बिल्कुल सेंटर होगा वहां से क्या होंगे, डिवाइड होकर के दो सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये था एनिमल सेल में। यदि हम प्लांट सेल में बात करें तो प्लांट सेल में कैसे होता है, तो प्लांट सेल में भी ये अलग तरीके से होता है। उसमें क्या होता है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन। याद रखिएगा एनिमल सेल में फरो मेथड और प्लांट सेल में क्या होता है, तो प्लांट सेल में होता है सेल प्लेट फॉर्मेशन, ठीक है। सेल प्लेट फॉर्मेशन, ठीक है, सेल प्लेट फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि इन दोनों के बीच में प्लेट का निर्माण हो जाता है। दिख रहा है ये छोटा छोटा वेसाइकल क्या होता है, आगे चल करके प्लेट का निर्माण करता है और अल्टीमेटली एक टाइम आता है जिस टाइम के दौरान ये दो सेल में डिवाइड होता है। तो देखिए इट इज डिफरेंट फ्रॉम साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल, यानी कि एनिमल सेल में जो जिस तरीके से साइटोकाइनेसिस हो रहा था वो यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे अलग तरीके से साइटोकाइनेसिस होता है। इन प्लांट सेल में क्या होता है, वेसाइकल फॉर्म्ड फ्रॉम गोल्जी बॉडीज एक्यूमुलेट एट द इक्वेटर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, जो गोल्जी एपरेटस के द्वारा जो कुछ वेसाइकल बनते हैं वो कहाँ पे, इक्वेटर पे, यानी कि एकदम मिड में यहाँ पे धीरे धीरे ये ग्रो करते हैं बाहर की ओर। उसमें क्या हो रहा था, सेंटर की ओर फोर्स लग रहा था, इसमें सेंटर से दूर फोर्स लगता है और धीरे धीरे क्या होता है, ये फ्यूज होकर के सेल प्लेट का निर्माण करते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे बनाया, ये जो मैंने यहाँ पे बना कर दिखाया, ये देखिए धीरे धीरे यहाँ पे सेल प्लेट का बढ़ाते जा रहे हैं और यहाँ पे अल्टीमेटली फुल्ली सेल प्लेट का निर्माण कर दिए और उसके बाद ये सेपरेट होता है, अलग होता है और अलग होकर के दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और यही जो सेल प्लेट है यही बनते हैं आगे चल करके मिडिल लैमेला, ठीक है बॉस। तो ये रहा आपका साइटोकाइनेसिस। अगला पॉइंट क्या कहता है ये भी देख लीजिए। ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस के दौरान ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन डॉटर सेल्स। यानी कि जब साइटोकाइनेसिस हो रहा होता है, जैसे होता है ना भाई भाई में मतलब कि बंटवारा होता है, तो भाई आधा सामान गहने है तो आधा गहना तेरा, आधा गहना मेरा, आधा मतलब कि हर चीज में आधा आधा बंटवारा। सेम वैसे ही यहाँ पे बोल रहा है कि साइटोकाइनेसिस के दौरान ऑर्गेनेल जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये सब डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यानी कि दोनों ही सेल में बराबर बराबर जाते हैं। इन सम ऑर्गेनिज्म, कुछ जीवों में कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। जो कैरियोकाइनेसिस होता है
वो साइटोकाइनेसिस के द्वारा फॉलो नहीं करता है, जिसके कारण मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होते हैं, अराइज होते हैं, ठीक है, जिसका एग्जाम्पल है लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट, ठीक है, लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। जो नारियल होता है ना, नारियल, उसमें दो चीजें होती है, एक होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और एक होता है सेल्यूलर मोड ऑफ एंडोस्पर्म। तो जो नारियल का पानी जो होता है ना, उस नारियल के पानी में सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होता है, उसमें साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, ठीक है। तो यही वो बोल रहा है लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट, यानी कि नारियल पानी, ठीक है। तो ये रहा आपका एनिमल सेल और प्लांट सेल का ये ओवरऑल बातें कि इंटरफेज में क्या क्या चीजें होती है। तो इंटरफेज में वो प्रिपरेशन होता है, प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज में क्रोमोसोम का निर्माण होता है, प्रोमेटाफेज में स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो रहा होता है, मेटाफेज में यहाँ पे क्या होता है, सारे इक्वेटर पे आ जाते हैं, ठीक है, जिसको मेटाफेज प्लेट भी बोलते हैं, फिर इक्वेटोरियल प्लेट। एनाफेज में यही क्रोमेटिड अलग अलग हो जाते हैं। टीलोफेज में दो न्यूक्लियस सेपरेट हो गया और साइटोकाइनेसिस के दौरान एक सेल दो सेल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है, यदि 11th के एग्जाम की बात करें, 11th के स्कूल एग्जाम की बात करें, तो वो ये पूछता है कि माइटोसिस के सिग्निफिकेंस के बारे में बतलाइए, ठीक है, माइटोसिस के सिग्निफिकेंस के बारे में बतलाइए। तो देख लीजिए माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या क्या होता है। सबसे पहला, इट प्रोड्यूसेस डिप्लॉयड डॉटर सेल्स विद आइडेंटिकल जीनोम, ठीक है, यानी कि ये क्या करता है, डिप्लॉयड डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है। पहले था पेरेंट डॉटर, तो आगे भी क्या होगा, आगे भी वो डॉटर ही होगा, यानी कि सेम टाइप का जीनोम, सेम टाइप का जेनेटिक मटेरियल दोनों बच्चों में देगा। इट हेल्प्स टू रिटेन द सेम क्रोमोसोम नंबर इन ऑल सोमैटिक सेल, यानी कि जो नए जो यहाँ पे ऑफस्प्रिंग बने उनमें भी क्या होगा, उनमें भी क्रोमोसोम का नंबर बिल्कुल सेम होगा। इट हेल्प्स इन द बॉडी ग्रोथ ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। जो माइटोसिस होता है ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, जैसे हम लोग क्या है, हम लोग मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म तो हैं, तो हमारे बॉडी ग्रोथ या फिर और भी जितने मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होगा उसके बॉडी ग्रोथ में ये उसकी मदद करते हैं। यदि हम बात करें प्लांट की, तो प्लांट का जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसकी भी मदद करते हैं ग्रो करने में, ठीक। इट रिस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के रेशियो को भी मेंटेन रखता है। इट हेल्प्स इन सेल रिपेयर, ये क्या करता है, ये सेल को रिपेयर करता है, यानी कि सेल यदि कहीं पे डैमेज हो गया तो उसको रिपेयरिंग का भी काम ये करता है। और यदि वो सेल डेड हो चुका है, खराब हो चुका है, तो उसको रिप्लेसमेंट यानी कि खराब सेल को हटा करके वहां पे नए सेल को लाने का काम भी यही करता है, ठीक है। जिसका एग्जाम्पल की यदि बात करें तो इसका एग्जाम्पल है एपिडर्मिस का अपर लेयर, गट और ब्लड सेल्स का लाइनिंग, ठीक है। That is all about your today's topic, that is cell cycle and cell division का सेकेंड लेक्चर, जिसमें हमने आज पढ़ा माइटोसिस के बारे में, ठीक है। सो होप कि आपको लेक्चर पसंद आई होगी एंड थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन। चलिए, तो थैंक यू सो मच, ऐसे ही पढ़ते रहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का अगला लेक्चर और सबसे लास्ट लेक्चर, जिसमें हम मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय हिंद, बाय बाय।